मेरे साथ आपके साथ मैं हूँ श्वेता त्रिपाठी और इस वक्त मैं सीधे आनंद विहार से आपके साथ जुड़ चुकी हूँ। ये जो पूरा कार्यक्रम है हम आज आनंद विहार से इसलिए कर रहे हैं ताकि वो तस्वीर हम आपको दिखा पाए जिसने कल पूरे देश को डरा दिया था। पलायन की वो तस्वीर जिसमें ये देखने को मिल रहा था कि किसी को कोई डर नहीं था और इसीलिए सवाल ये था कि अगर इसी तरीके से ये पलायन होता रहा तो फिर क्या स्थितियां और विकट नहीं हो जाएंगी। ये विश्वास कैसे फिर से पैदा किया जाए वो बहुत अहम सवाल थे और इसीलिए महाभारत की खास पेशकश में सीधे आनंद विहार से लेकर के आ रही हूँ। यहाँ की आपकी तस्वीर बताऊंगी, लेकिन जो सियासत हो रही है पलायन पर वो क्यों हो रही है? क्या इस समस्या से मिल करके हम नहीं जूझ सकते? सवाल यही है। महाभारत की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले रिपोर्ट देखिए। पलायन के दर्द पर बेदर्द सियासत। एक दिन का था पूरा 2 महीने लग गया। डर बैठा पड़ा, क्या करेंगे? लॉकडाउन के डर पर अफवाह का खेल। देश खड़ा एक साथ, राजनीति की फिर क्यों बात? देश में कोरोना की प्रचंड लहर के बीच एक बार फिर से पलायन की मजबूरी लोगों को बेघर कर रही है। निजामुद्दीन बस अड्डा, कौशांबी बस अड्डा, आनंद विहार बस अड्डा, गाजियाबाद बस अड्डा, लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई। ये 5 तस्वीरें सबूत हैं कि समाज का सबसे कमजोर वर्ग एक बार फिर से सड़कों पर है। एक तरफ प्रवासी मजदूर अपने घरों तक पहुंचने की जंग से जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ सियासत के खिलाड़ियों को इस डर में अफवाह का खेल खेलने का मौका दिख रहा है। जब देश महामारी के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, तब कुछ लोग पलायन के दर्द पर बेदर्द सियासत कर रहे हैं। सबसे पहले कांग्रेस शासित राज्यों में कोरोना पर चुप्पी साधने वाले राहुल गांधी ने केंद्र को जिम्मेदारी याद दिलाते हुए ट्वीट किया, प्रवासी एक बार फिर पलायन कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके बैंक खातों में रुपए डाले, लेकिन कोरोना फैलाने के लिए जनता को दोष देने वाली सरकार क्या ऐसा जन सहायक कदम उठाएगी? काश राहुल गांधी पंजाब से पलायन कर रहे मजदूरों पर कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी यही नसीहत देते, लेकिन सियासी मौका परस्ती में राहुल इस बात को भूल गए कि कांग्रेस शासित राज्यों में भी हालात बेहतर नहीं। समाजवादी पार्टी ने भी पलायन पर सरकार पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के लोगों को उत्तर प्रदेश के घर पहुंचाना ही तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ये सरकार सिर्फ राजनीति करना जानती है, लेकिन लोगों की मदद करना नहीं जानती। एक तरफ पलायन पर विपक्ष अपनी सियासी रोटियां सेक रहा है, तो दूसरी तरफ योगी सरकार एक्शन में है। सीएम योगी ने गृह विभाग और परिवहन विभाग को मजदूरों को घर पहुंचाने के सीधे सीधे निर्देश दिए हैं। बीजेपी ने विपक्ष की शर्मनाक सियासत पर पलटवार किया है। 6 दिन के लॉकडाउन में, क्योंकि उनको पता है दिल्ली सरकार ने उनका कुछ नहीं करना, ना वो कर सकते, क्योंकि पैसा ही नहीं है। सारा पैसा तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए लगा दिए। सारा पैसा तो टैक्स पेयर का जो होता है कि रोज ऐड, इतने बड़े बड़े ऐड देने में लगा दिए। दिल्ली सरकार ने फिर वही उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोगों के साथ करा कि बसें लाकर बॉर्डर पे छोड़ दी लोगों को, उनकी व्यवस्था नहीं करी। लॉकडाउन का डर और कोरोना के कहर के बीच ये समय जरूरतमंदों के साथ खड़ा होने का है, लेकिन महामारी के बीच विपक्ष की शर्मनाक बयानबाजी से कई सवाल खड़े हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महाभारत में आज हम वो सवाल पूछने जा रहे हैं जिनके जवाब तलाशना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे पीछे जो आप फुट ओवर ब्रिज देख रहे हैं, यहीं पर वो तस्वीर हमने देखी थी कि 10,000 लोग इस ब्रिज पर इकट्ठा थे जहां पर चलने की जगह नहीं थी। आज जब पुलिस ने समझाया तब जा करके लोग यहां से हटना शुरू हुए और इसीलिए सवाल ये है, महाभारत में पलायन के दर्द पर बेदर्द सियासत क्यों की जा रही है? महाभारत में दूसरा सवाल है, लॉकडाउन के डर पर अफवाह का खेल आखिर कब तक चलता रहेगा? महाभारत में हम तीसरा सवाल आज पूछेंगे, महामारी में सियासत की बीमारी का इलाज क्या होना चाहिए? कैसे लोगों को समझाया जाए कि सियासत ना की जाए? चौथा सवाल आज हम करेंगे महाभारत में, जब देश खड़ा एक साथ तो राजनीति की बात क्यों सामने निकल कर आ रही है? खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी से मेरे साथ नेशनल स्पोक पर्सन नुपुर शर्मा जुड़ी है, डॉक्टर विशाल मिश्रा मेरे साथ जुड़े हैं, शिवम त्यागी मेरे साथ जुड़े हैं, रत्नाकर त्रिपाठी मेरे साथ है, संजय गुप्ता मेरे साथ और इमरान खान मेरे साथ है। सभी गेस्ट पैनलिस्ट से हम सवाल करेंगे, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं। ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन
लग सकता है, कंप्लीट लॉकडाउन लग सकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां ये बताया जा रहा है कि कंप्लीट लॉकडाउन लग सकता है। यानी कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ जिस तरह से वीकेंड लॉकडाउन था, नाइट कर्फ्यू था, इसके बाद अब महाराष्ट्र में बढ़ते केसेस को देखते हुए एक बड़ा कदम उठाया जाएगा। ये माना जा रहा है कि 15 दिनों का कंप्लीट लॉकडाउन, यानी कि पूर्ण लॉकडाउन महाराष्ट्र में लग सकता है। तो जो दर्शक हमारे साथ हैं, जो दर्शक महाराष्ट्र से हमारे साथ हैं, उनके लिए सबसे बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र की सरकार अब ये कोशिश कर रही है कि कैसे हर दिन बढ़ते आंकड़ों को रोकने के लिए वो एक बड़ा कदम उठा ले, और इस पर अपडेट हम देंगे। लेकिन आज दिल्ली के आनंद विहार और कौशाम्बी में क्या हाल है, ये बताने के लिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी भी हैं। आनंद विहार रेलवे स्टेशन से मेरे साथ अखिलेश जुड़े हैं और कौशाम्बी से मेरे साथ अनुज जुड़े हुए। अखिलेश, मैं खुद यहाँ पर मौजूद हूँ, जो बस स्टैंड के लिए रास्ता जाता है। मैं अपने यहाँ की तस्वीर दिखाऊंगी, फिर मैं आपके पास रुक करूंगी। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं फुट ओवर ब्रिज, जहाँ से लोग अभी भी नीचे उतर रहे हैं, दरअसल यही वो रास्ता था जहाँ से कल हमने वो तस्वीर देखी, जहाँ डर था कि अगर संक्रमण बढ़ा तो फिर क्या होगा, अगर ये लोग नहीं माने तो फिर क्या होगा। लेकिन आज भीड़ कम है, पुलिस लगातार यहाँ पर खड़ी है मुस्तैदी के साथ, ताकि वो लोगों की भीड़ को रोक पाए, नियंत्रित कर पाए और कल जैसी स्थिति ना बने। अखिलेश, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि पुलिस लगातार तैनात है, लोगों को ऊपर जाने से रोका जा रहा है। आपके पास क्या तस्वीर? देखिए, मैं इस समय कौशाम्बी बस अड्डे के अंदर हूँ। सुबह 7 बजे से जो तस्वीर मैंने यहाँ देखा था और अब शाम के 6 बजे तक काफ़ी बदल चुकी है। यहाँ के अधिकारी बताते हैं कि यूपी सरकार का आदेश आया, आज 650 अतिरिक्त बसें चलाई गई और सबको, जो लोग यहाँ थे, उनको यहाँ से उनके घर तक भेजा गया, उनके यहाँ से बाहर निकाला गया। पिछले 1 घंटे की बात करें तो 60 से 62 बसें निकाली गई, पर मिनट 1 बसें निकाली गई। यही वजह है कि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कौशाम्बी का बस अड्डा कल तक इतना क्राउडेड था, इतना भरा हुआ था। सुबह यहाँ काफ़ी भीड़ थी, तिल रखने की जगह सुबह भी नहीं थी। आज शाम होते होते यहाँ से करीब करीब यहाँ की जनता जा चुकी है। अब स्थिति ये है कि बसें ज़्यादा हैं और जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनको पर्याप्त सीटें मिल रही हैं। पहले लोग छत पर भी बैठकर निकल गए थे, लेकिन अब पर्याप्त सीटें मिल रही हैं। कुछ बसों में जो शुरू में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा था भीड़ की वजह से, अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो रहा है। बसों में सीटों को छोड़ के लोगों को बैठाया जा रहा है और आप देख सकती हैं, मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ भीड़ काफी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अखिलेश। मैं भी यही तस्वीर देख पा रही हूँ यहाँ पे कि जो लोग कल डर गए थे, जिनमें कल पैनिक था कि क्या होगा अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो हम क्या करेंगे, फिलहाल आज वो स्थितियां नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत राहत की बात है। अनुज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, आपके उधर की तस्वीरें क्या है? जी बिल्कुल, देखिए श्वेता, मैं आपको अब तस्वीरें दिखा दूं। देखिए, जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, पहले मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि तस्वीरों के साथ रहें। तो जैसा हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कल जो दिल दहलाने वाली तस्वीरें थी, जो आनंद विहार से आ रही थी, मैं इस समय आनंद विहार से रिपोर्ट कर रहा हूँ। मेरे सीधे हाथ पे कौशाम्बी डिपो है, जहाँ कल हम वो ब्रिज देख रहे थे जिसको आपने अभी दर्शकों को दिखाया। तो वहाँ पर जो हालात थे वो दिल दहलाने वाले थे, जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, मास्क नहीं यूज़ हो रहा था प्रॉपरली। बट फिर भी मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा, देखिए ये जो हम बात कर रहे हैं पलायन की, तो लोग अभी भी सड़कों पे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, लोग सामान लेके निकले हुए हैं। कोई लोग वेट कर रहे हैं बसों का, कुछ लोग जानकारी नहीं है कि कहाँ से उनको बस मिलेगी, क्योंकि देखिए आनंद विहार बस टर्मिनल की अगर बात करें तो उसको बंद कर दिया गया है। उसके बाद अब बसें जो हैं वो बाहर खड़ी हुई हैं और लोग सड़कों पे आके देखिए इंतज़ार कर रहे हैं। कोई सामान लेके, किसी को कानपुर जाना है, किसी को इटावा जाना है, किसी को बिहार जाना है, किसी को गोरखपुर जाना है। जितना हम इन लोगों से बातचीत कर पाए और जितना बातों को समझ पाए, उनका कहना अभी तक भी यही है कि गारंटी कौन लेगा अगर लॉकडाउन बढ़ जाता है। तो लोगों के अंदर एक दिल में देखिए दहशत तो है, क्योंकि पिछली बार जो भी हुआ उसमें भी हमने देखा कि लोगों को परेशानी हुई, तो वही परेशानी दोबारा ना हो उसको देखते हुए लोग सड़कों पे हैं। लेकिन हालात कल से बहुत बहुत बेहतर है। जी बिल्कुल अनुज, आप सही कह रहे हैं कि हालात कल से बहुत ज्यादा बेहतर है। आज हमें भीड़ नजर नहीं आ रही, यहीं पर 10,000 लोग थे कल और वो बहुत बड़ी चिंता बढ़ा रहे थे, लेकिन आज कम से कम लोग यहाँ पर नहीं है, कि बहुत बड़ी राहत की बात है। नुपुर शर्मा के साथ और रत्नाकर त्रिपाठी के साथ मैं डिबेट की शुरुआत करना चाहूंगी। नुपुर, सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि देश में जब कोई फैसला लिया जाता है और उसके बाद जो पैनिक सिचुएशन होती है वो एक इस तरह तस्वीर के तौर पर सामने आती है कि उससे कैसे निपटा जाए, एक नई चुनौती शुरू हो जाती है। देखिए, मैं इतना जरूर कहूंगी कि अभी मेरे हिसाब से आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अभी का लॉकडाउन एक राज्य सरकार के द्वारा दिया गया लॉकडाउन का निर्णय है। ये राष्ट्रीय लॉकडाउन का निर्णय नहीं है।
और जितना अगर आपको ध्यान होगा तो पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था पहले 3 हफ्ते का, तो सारे जरियों के ऊपर भी चाहे ट्रेन हो चाहे फ्लाइट्स हो लगभग सभी बंद करना पड़ गया था। और सिर्फ हमारे में इस महामारी के साथ जो पहला आमना सामना हुआ था उसमें सभी देशों ने ऐसे निर्णय लिए थे। आज अगर मैं केंद्र सरकार की बात करूं तो ये स्थिति है कि आज का लॉकडाउन दिल्ली सरकार के अधीन और इनके द्वारा अनाउंस किया गया है। ये निर्णय दिल्ली सरकार का है। केंद्र सरकार ने बारी बारी कहा है कि आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, और ऐसा नहीं है कि कहीं बस बंद हो या ट्रेन बंद हो या फिर कहीं पे आपके लिए अगर फ्लाइट से कोई जाना चाहे तो वो भी बंद हो। ये सारे ट्रैवलिंग के जरिए, ट्रांसपोर्ट के जरिए चालू रहेंगे। इनफैक्ट क्योंकि मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता में मिसट्रस्ट है दिल्ली की सरकार को लेके, क्योंकि पिछली बारी जबकि केंद्र सरकार खाना और अनाज पहुंचा रही थी तो आपको ध्यान होगा कि एक पार्टी जो दिल्ली की सरकार चलाती है उसके कार्यकर्ता बस्ती दर बस्ती पहुंच के ये लाउड स्पीकर पे अनाउंस कर रहे थे कि आनंद विहार ISBT पे 100 बस खड़ी है, इस नंबर की बस खड़ी है, जाके चढ़ जाइए और अपने गांव पहुंच जाइए। यही सवाल करने जा रही थी नूपुर कि देखिए कोई भी फैसला होता है या कुछ होता है तो उसके बाद एक अफवाह का दौर कैसे शुरू हो जाता है। क्या हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते? क्योंकि देखिए जिस तरीके की बीमारी, जिस तरह की महामारी से हम जूझ रहे हैं, वहां पर अगर सियासत होगी या अफवाह का एक खेल चलेगा तो फिर निपटा कैसे जाएगा? रत्नाकर त्रिपाठी जी। अरे क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते हैं श्वेता जी? कहाँ दिख रहा है केंद्र सरकार का लंगर? कहाँ मिल रहा है केंद्र सरकार की ओर से भोजन? किस जगह केंद्र सरकार के शेल्टर लगे हुए हैं? और नूपुर जी ये बात जान ले, वहां राज्य सरकार नहीं है। अगर लगता है उनको कि उन्होंने गलत फैसला किया है तो उनके जो उपराज्यपाल है पलट जाए। अगर लंगर दिख रहे थे, अगर सोचने से होनोलुलु जा सकते ना तो नूपुर शर्मा जी और भाजपा वाले और हम लोग रोज जा रहे होते। केंद्र सरकार ने कह दिया, केंद्र सरकार ने क्या कहा है वो सुनिए। जितने बैल बुद्धि केंद्र सरकार में है उतने शायद कहीं नहीं है। केंद्र सरकार के एक मंत्री जो है गोयल साहब, वो कहते हैं कि राज्य सरकारों को जो ऑक्सीजन है उसका कम यूज करना चाहिए। अरे ऑक्सीजन कोई खाने की चीज आदमी खा जाएगा? अभी आप पंजाब सरकार की बात कर रही थी। पंजाब सरकार में कोविड अगर पॉजिटिव निकलता है तो वो पूरा किट दे रहे हैं, 100 दिन की दवा दे रहे हैं, ऑक्सीमीटर दे रहे हैं, आपको थर्मामीटर दे रहे हैं, खाने का सामान दे रहे हैं और रेगुलर कंट्रोल। त्रिपाठी आपने सियासत शुरू कर दी। यही तो मैं हर दिन सवाल करती हूँ ना कि क्या सियासी बयानबाजी से अलग हट के नहीं सोचा जा सकता है? आप पंजाब सरकार की तारीफ यहाँ कर रहे हैं, केंद्र सरकार को कोस रहे हैं, वो आपकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन देश में जो स्थितियां हैं रत्नाकर त्रिपाठी जी, कम से कम आपको राजनीति इसको वक्त आएगा तब कर लीजिएगा। फिलहाल इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख हम कर रहे हैं। जानकारी मुझे ये मिल रही है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी किल्लत इस वक्त हो चुकी है। बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं। देखिए इस जानकारी को देने के पीछे का मकसद लोगों को सतर्क करना है, ना कि डराना है। आप अंदाजा लगाइए कि देश में क्या स्थितियां, और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जब हम बात करते हैं विकट स्थितियों से निपटने की तो वहां पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। समाधान की तरफ हर किसी को सोचना चाहिए, ना कि कौन अच्छा कौन बुरा। इसका आगे वक्त आएगा, लेकिन इस वक्त सब स्वस्थ रहें, सब सही रहें, ये उद्देश्य और मकसद होना चाहिए। फिलहाल बड़ी खबर, ऑक्सीजन की तुरंत जरूरत। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं, ये अब गुहार लगाई गई है केंद्र सरकार से, अरविंद केजरीवाल की ओर से, कि जल्द से जल्द इंतजाम किया जाए ऑक्सीजन का, क्योंकि दिल्ली में भारी किल्लत है। और अरविंद केजरीवाल का ट्वीट इस वक्त आप देख रहे हैं, उन्होंने ट्वीट करके इस वक्त राहत की बात की है। ये कहा है कि राहत दी जाए। केंद्र सरकार से उन्होंने दरअसल गुहार लगाई है और ये कहा है कि दिल्ली में जो किल्लत हो गई है ऑक्सीजन की, इसको देखते हुए कदम उठाया जाए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट में साफ तौर पे उन्होंने लिखा है ऑक्सीजन को लेकर सब अस्पतालों से SOS फोन आ रहे हैं। सप्लाई करने वाले लोगों को अलग अलग राज्यों में रोक दिया जा रहा है। ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर राज्यों के बीच जंगल राज ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार को बेहद संवेदनशील और सक्रिय रहना होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त मैं बता रही हूँ। शिवम त्यागी मेरे साथ अखिलेश है। पहले मैं अखिलेश के पास जाऊंगी, इसके बाद मैं अपने गेस्ट के साथ जाऊंगी। अखिलेश, यही तो समस्या है ना कि एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए इस वक्त, ना कि सियासत होनी चाहिए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल साफ तौर पे ये लिख रहे हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर राज्यों के बीच जंगल राज ना हो, इसको लेकर केंद्र सरकार को कदम उठाना पड़ेगा।
देखिए, केंद्र सरकार ने पूरी बात आज दिन भर दिल्ली हाई कोर्ट में रखा। उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि हमने 8 प्लांट दिल्ली के लिए ऑक्सीजन प्लांट अलॉट किए हैं, वो पीएम केयर से लगाए जा रहे हैं और हम जितनी भी सप्लाई है इंडस्ट्रीज़ को जा रही है 22 तारीख से हम बंद करने वाले हैं। कोर्ट ने भी उस पर सहमति जताई और जो केंद्र सरकार का प्रयास है उसको माना कि सरकार प्रयास अच्छा कर रही है। लेकिन अब सियासत जहां तक आती है, उसमें सियासत जब आती है तो सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने का ही मसला रह जाता है। अब सवाल ये उठता है कि केजरीवाल को ये बताना चाहिए कि अपनी कैपेसिटी में उन्होंने कितने ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई है और जो दिल्ली सरकार के अंडर में है उसमें उन्होंने क्या क्या बेहतर किया है। राजनीतिक रूप से इस समय सवाल उठाना फिर भी ठीक नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये एक आपदा का समय है और आपदा के समय में सब लोग ये कहते हैं कि सबको साथ मिलकर चलना चाहिए, या सरकार हो या संगठन हो या फिर आम इंसान हो, सबको एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, तब जाकर के साफ तौर पे अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि सम हॉस्पिटल्स आर लेफ्ट विद जस्ट अ फ्यू आवर्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन दिल्ली में कुछ अस्पतालों में रह गई है। इसको लेकर बाकायदा एक ट्वीट किया गया है केजरीवाल की ओर से और सहयोग और सहायता मांगी गई है केंद्र सरकार से। शिवम, देखिए, सहयोग और सहायता से ही ये समाधान निकलेगा और इस पूरे मामले में सहयोग ही सबसे मदद की एक पहलू होगा। मुझे लगता है इस मामले में सिर्फ और सिर्फ सहयोग की बात होनी चाहिए, राजनीति की नहीं होनी चाहिए। शिवम। श्वेता जी, सबसे पहले नुपुर जी की बात को ही मैं आगे बढ़ाकर यह कहना चाहता हूं कि राज्य सरकारों को इस बार यह जिम्मेदारी दी गई है कि आप अपने लॉकडाउन पर निर्णय लें और आगे करें। और मैं बिना पॉलिटिकली करेक्ट होते हुए यह कहना चाहता हूं कि राज्य सरकारों के अगर बस का बात नहीं है और भी कुछ नहीं कर सकते तो न्यूज चैनल छोड़ के कृपया करके भगवान का भजन ही कर लीजिए। आप राज्य सरकार चलाते किस लिए हो जब आपके बस की कोई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस तरह से पिछली बार पलायन के मुद्दे को मैनेजमेंट किया था उसकी तारीफ हार्वर्ड ने की थी। और एक और चीज कहता हूं, अरविंद केजरीवाल के लिए, चाहे वो बिहारी हो चाहे वो उत्तर प्रदेश के लोग हो, उनके लिए एकमात्र सिर्फ और सिर्फ बंधुआ मजदूर है वो। उनके लिए सिर्फ उनका राज्य चलाने का जरिया है। जब भी जरूरत पड़ती है ये भाग निकलते हैं। कहा है इनके विधायक, उन्होंने रोका क्यों नहीं उनको? कहा क्यों नहीं बस स्टैंड पे जाकर के आप मत जाइए, हम आपको खाना देंगे? राज्य सरकारें क्यों कुछ एक्ट नहीं कर पाती? ये देश फेडरल स्ट्रक्चर से चलता है। और सुनिए, जहां तक अरविंद केजरीवाल के ट्वीट का सवाल है, अगर अरविंद केजरीवाल को इतना है कदम उठाने का तो फिर कदम क्यों नहीं उठाया जाता है? संजय गुप्ता जी, शिवम त्यागी कह रहे हैं कि आप ये बात ट्विटर पर तो लिख रहे हैं, लेकिन जहां आपको लोगों को रोकना चाहिए था वहां तो आप थे ही नहीं। संजय गुप्ता, देखिए, मैं आपको एक कोऑर्डिनेशन कमेटी क्यों नहीं है? अरे भाई कमेटी बनाइए ना। आज के समय में कमेटी बना रहा हूं, स्टेट गवर्नमेंट केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं, युद्ध स्तर की तरह लड़ रहे हैं। एक मिनट सोम जी, आप अपनी बात कह चुके हैं, मैं आपकी बात से सहमति नहीं रखता। मैं ये कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट आज युद्ध स्तर पर कोरोना से लड़ रहे हैं और एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, राजनीति भी अपनी तरफ चल रही है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा केंद्र सरकार एक पिता की तरह है और केंद्र सरकार का जो बजट है, राज्य सरकारों का बजट, उसके सामने कुछ भी नहीं है। आज लोगों के प्लान को रोकने के लिए और लोगों के जीवन को सामान्य करने के लिए तो पुत्र की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? अच्छा, एक चीज बताइए संजय जी, पुत्र की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? राज्य सरकारें किस लिए है? दोनों भजिया तलने के लिए है क्या? मुझे एक चीज बताइए। दोनों अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आप अगर सारी जिम्मेदारी, चाहे किसी की भी सरकार हो, इसमें बीजेपी और कांग्रेस नहीं है, अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभा रही है। आपको कुछ करना ही नहीं है कि पुत्र काम नहीं कर रहा या पिता काम नहीं कर रहा, दोनों काम कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो बताइए, कोई 10 काम बता दीजिए अपने, कोई 10 काम बताइए महाराष्ट्र सरकार के, बताइए कोई 10 काम जो आपने कोरोना के लोगों को आप राजनीति छोड़ दीजिए अभी इस वक्त में। आप राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं सवाल कर रहा हूं आपसे। जो भी उठाता है केंद्र सरकार, जो भी उठाता है केंद्र सरकार, अरे कुछ भी नहीं सीख सकते तो एक संत से सीख लीजिए ना, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से सीख लीजिए। अरे ऐसा नहीं है तो बताइए कैसा है? आप मेरे को अपनी बात तो कहने दीजिए सोम जी, 2 मिनट रुकिए आप। मैं एक बात ये कहना चाहूंगा केंद्र सरकार से, मैं कहना चाहूंगा केंद्र सरकार से कि इस वक्त वो वक्त है जब केंद्र सरकार को लोगों के खातों में डायरेक्ट पैसा भेजना चाहिए। 20 लाख करोड़ रुपए का बजट पिछली बार बनाया था लोन देने के लिए, लोन कोई नहीं ले सका है। इस बार पिछले साल का बजट भी और इस साल का बजट भी लोगों के खातों में डायरेक्ट भेजने का प्लान नहीं है करेगी। मैं ये कहना चाहूंगा, लेकिन आप भी तो 100 करोड़ में से कुछ डाल दीजिए ना। वो जो 100 करोड़ का पैकेज आप पर महीने कमा रहे थे, आप भी उसमें से कुछ करिए। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं एक बात बहुत गंभीरता से आप सबसे कहना चाहती हूँ, मैं खुद ग्राउंड पर मौजूद हूँ, यहाँ की स्थितियों को मैं खुद देख रही हूँ, इसलिए मैं आप सबसे कहूंगी, चाहे वो शिवम हो और या फिर संजय गुप्ता हो, देखिए मामला बहुत गंभीर है। हमें अगर समाधान की तरफ हम बात कर पाए तो मुझे लगता है हर
किसी के लिए बहुत बेहतर होगा। विशाल जी और इस वक्त इमरान खान के बीच डिबेट करिए। विशाल, मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, देखिए समस्या एक बड़ी है, मुझे लगता है राज्यों को भी सही तरीके से अगर वो केंद्र को बताएं कि क्या समस्या है, कहाँ से उनको जरूरत है, तभी तो समाधान निकलेगा। आरोप प्रत्यारोप करके या हम बेहतर या तुम बेहतर, इससे तो मुझे लगता नहीं कभी समाधान निकलेगा। श्वेता जी, ये जो समय है ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। मैं इन तमाम सारी विपक्षी पार्टियों से ये कहना चाहूँगा जो राज्य की पैरवी कर रहे हैं और केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं कि मान्यवर जब प्रधानमंत्री जी आप राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करते हैं तो वो हर चीज़ की जब इंक्वायरी करते हैं तो इनको अपनी बातें बतानी चाहिए। आज की डेट में ये कहना कि नहीं केंद्र सरकार ने ये नहीं किया, केंद्र सरकार ने ये नहीं किया, केवल केंद्र सरकार के ऊपर आरोप महर देने से कुछ होने वाला है? आखिर किया नहीं केंद्र सरकार ने तो हुआ कैसे? पिछले 1 साल के अंदर भारत की स्थिति कितनी हेल्थ सेक्टर में बढ़ी, ये कहां से हुआ? पीपीई किट बनता था इंडिया में, आज हमारे पास कितने पीपीई किट बन रहे हैं? आज हमारे पास वैक्सीन आ चुकी है, एक नहीं 2 हमारी स्वदेशी वैक्सीन आ चुकी है। 1 तारीख से 18 साल। कल महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे संबोधित कर सकते हैं और माना जा रहा है कि हो सकता है कंप्लीट लॉकडाउन का भी अनाउंसमेंट कर दिया जाए। बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र से आ रही है, जहां सबसे ज्यादा देश भर में केसेस है। महाराष्ट्र में जहां पहले से ही वीकेंड कर्फ्यू चल रहा है, लेकिन अब कंप्लीट लॉकडाउन, 15 दिनों का कंप्लीट लॉकडाउन हो सकता है महाराष्ट्र में। इसको लेकर अनाउंसमेंट हो सकती है। कल महाराष्ट्र को संबोधित करेंगे सीएम उद्धव ठाकरे और पूर्ण लॉकडाउन यानी कि कंप्लीट लॉकडाउन को लेकर के एक बड़ा स्टेटमेंट कल जारी किया जा सकता है जब लोगों को संबोधित करेंगे उद्धव ठाकरे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की स्थितियां हैं उसके बाद अब यही कदम बाकी है। अलीशा, मुझे बताइए क्या माना जाए, कल से महाराष्ट्र में कंप्लीट लॉकडाउन लग जाएगा? देखिए, बिल्कुल, जहाँ तक हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में जहाँ पर पिछले एक दिन में 58,000 से ज्यादा कोविड-19 के केसेस आए थे और वहीं पर आज खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की ओर से कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई थी। इसी मीटिंग के दौरान जहाँ तक खुद महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने ये बताया कि इस मीटिंग के दौरान सभी मिनिस्टर्स ने खुद मुख्यमंत्री से ये निवेदन की है कि अब महाराष्ट्र में कंप्लीट लॉकडाउन जो है वो लगा देनी चाहिए और वहीं पर 15 दिन के लिए ये लॉकडाउन होना चाहिए। कहीं ना कहीं पर अब ये ब्रेक द चेन को लेकर जो मूवमेंट खुद महाराष्ट्र सरकार की ओर से की जा रही, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं लगातार कोविड-19 के केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए सभी मंत्री की ओर से ये निवेदन खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इसी कैबिनेट मीटिंग में जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की गई थी, इसी मीटिंग में साफ तौर पर कहा गया है कि कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए। और इसी को देखते हुए कल खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो कि राज्य को संबोधित करेंगे और वहीं पर लॉकडाउन को लेकर अगर जो निर्णय कहीं ना कहीं पर ली जा रही है उसकी एसओपी बनाने की तैयारी अब महाराष्ट्र सरकार की ओर से की जा रही है। और वहीं पर कहा भी गया था पिछले दिनों उद्धव ठाकरे की ओर से कि अगर महाराष्ट्र में स्थितियां नहीं सुधरी, नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन के बाद भी अगर स्थितियां नहीं संभली तो फिर हम कंप्लीट लॉकडाउन लगाएंगे, इस तरफ हम सोचेंगे। यानी कि वो जो एक स्थितियां थी कि संभल जाए, बात बन जाए, वो नहीं हुई और इसलिए अब कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ महाराष्ट्र, जिसका अनाउंसमेंट कल हो सकता है। देखिए, बिल्कुल हमने देखा कि किस तरीके से भले ही नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया और राज्य में जहां पर सेक्शन 144 वो भी इम्पोज किया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं पर लोगों की लापरवाही जरूर दिखाई दे रही है। लोगों को कई बार अपील जो है वो महाराष्ट्र सरकार की ओर से, साथ ही प्रशासन की ओर से की जा रही है कि अपने घरों से बाहर तभी निकलिए जब सबसे ज्यादा जब सबसे ज्यादा जरूरत है। उसके बावजूद लोग कहीं ना कहीं अपने घरों से बाहर दिखाई दे रहे हैं और कई लोग जो है वो बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन दिनों जहाँ पर महाराष्ट्र की स्थिति के बारे में बात करें, कोरोना की स्थिति को लेकर बात करें तो काफी पल ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही हैं, आप हालात के बारे में जानकारी हमें दे रही हैं। अलीशा, आप लगातार नजर बना के रखिए, मैं आपसे आगे भी अपडेट लूंगी। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर, महाराष्ट्र में कल पूर्ण लॉकडाउन यानी कंप्लीट लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हो सकता है। मेरे साथ मेरे खास मेहमानों का पैनल है। नुपुर शर्मा, यही तो वक्त की दरकार थी कि आप एक बड़ा कदम उठाइए ताकि वो लोग जो अभी भी मान नहीं रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, उनको रोका जा सके। क्या ये कहें कि ये कदम और पहले भी उठाया जा सकता था? नुपुर, जरा मैं 3 चीजें सुन रही थी, उनका जवाब दूंगी प्लीज। रत्नाकर जी, मुझे नहीं पता था, वैसे तो सुनने में आया था कि आप सांसद थे, आपको ये नहीं पता कि ये जो दिल्ली में जो लॉकडाउन का निर्णय लिया है वो दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी ने लिया है। आपको पता ही नहीं है, जरा थोड़ा पढ़ लिख के आए कीजिए, किसी की आपकी भलाई होगी टीवी डिबेट पे आने की। रही बात पंजाब की, पंजाब एकमात्र वो प्रदेश भी है जो आए दिन संक्रमण मैडम
थोड़ा अपना पठन पाठन सही करिए। और राज्य सरकार आप पढ़ के आते हैं तो आपको पता चलता है कि कोवैक्सीन के लिए भी मना कर दिया आपने, तो टीके तक पे राजनीति कर दी पंजाब प्रदेश में। तो आप बताइए पंजाब को कोवैक्सीन टीके से परेशानी क्या है? मैं इनके ऊपर नहीं बोली, ये कोई तरीका नहीं है, मैं डिबेट ऐसे नहीं कर सकती, मैं इनकी तरह ये बौखलाहट वाली डिबेट नहीं कर सकती। ये जब बोल रहे थे उल फजूल बात कर रहे, क्यों? तुम एंकर हो, तुमसे नहीं पूछ रही मैं, कौन हो तुम भाई, कौन हो तुम? कांग्रेस में हैसियत नहीं है इसलिए रिपब्लिक में बैठे हुए हो। नहीं, कांग्रेस में क्या हैसियत है आपकी? क्या हैसियत है कांग्रेस में आपकी? बताइए आप तक क्या है? नहीं, आप तक क्या, आपकी क्या पोजीशन है? नहीं, आपकी हैसियत क्या है वो भी दिख रही है। आज जब लोग परेशान हो रहे हैं आप राजनीति कर रहे हैं, आपने टीके के ऊपर कर दिया आपने राजनीतिकरण। बिल्कुल लोग परेशान हो रहे हैं, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सवाल ये है। नहीं तो आप इनकी आवाज बंद कीजिए, मैं इनके ऊपर नहीं बोली। कौन है ये जो कोवैक्सीन को, वैज्ञानिक लोग जो कोवैक्सीन के लिए कहते हैं, इसमें कैसे सरकार ने प्री मैच्योर इसको अथॉरिटी दे दी? कैसे सरकार ने इसको अलाउ कर दिया कोवैक्सीन के टीके को? और ये ऐसी राजनीति करते हैं कि एक दिन कहते हैं कि टीका नहीं है, नहीं सही है, ऊपर पर्सनल अटैक नहीं सही है। मैं जरा शिवम त्यागी को लेना चाहती हूँ डिबेट में। मैं शिवम त्यागी और संजय गुप्ता, नहीं नुपुर, पर्सनल अटैक नहीं। देखिए बहुत बड़ा और संजीदा मामला है जिसमें हम देश में तभी लड़ सकते हैं जब हम एक साथ और एकजुट होंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत जरूरी है ये चीज कि एक दूसरे से लड़ने की जगह कैसे कोरोना से लड़ा जाए, कैसे अदृश्य दुश्मन से लड़ा जाए, इस तरफ सोचिए। सिर्फ शिवम त्यागी, देखिए अभी महाराष्ट्र में ये खबर आ रही है कि कल कंप्लीट लॉकडाउन लग सकता है, लेकिन क्या ये कदम और पहले उठा लिया जाता तो जो स्थितियां और ज्यादा खराब हो गई है इनको रोका जा सकता था? आपको लगता है ऐसा? श्वेता जी, मुझे सबसे ज्यादा जरूरी अगर कुछ चीज इस समय लगती है तो वो ये कि आपको अलर्ट रहना है। आज ना ही तो महाराष्ट्र में इलेक्शंस हैं, ना वहां पर कोई चुनाव है, ना इसके अलावा कोई माहौल चल रहा है छोटे चुनाव को छोड़कर। बावजूद उसके इस देश का ऑलमोस्ट 1/3 हिस्सा कोविड केसेस महाराष्ट्र से आ रहे हैं। मेरी गुजारिश है उद्धव ठाकरे जी से कि मातोश्री से बाहर निकलिए, जनता के बारे में बात कीजिए, राजनीति बंद कीजिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए, अगर आपको कहीं दिक्कत होती है उसको आगे लेकर आइए, और अगर और कुछ भी नहीं कर सकते तो अपने लोगों पर भरोसा दिलाइए, उनको बताइए कि खतरा कम है, पलायन के मुद्दे पर अपने आप खुलकर सामने आए, उनका कैडर बाहर निकल के आए। पॉलिटिकल पार्टी और नेताओं की जिम्मेदारी होती है कि जब देश संकट में हो तो बाहर निकले। कमेटी क्यों नहीं बनाई गई? संजय गुप्ता महाराष्ट्र सरकार कोविड से किस तरह से निपटे, केंद्र सरकार के साथ मिलकर के अच्छे तरह से काम कर रही है। वैक्सीनेशन के काम को भी बड़े अच्छे तरीके से कर रही है। केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जितने अच्छे तरीके से वैक्सीनेशन लगाने का काम कर रही है, मेरे को लगता है कि हमारे देश की सरकारों को, हमारे देश के लोगों को उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। आप लोगों में 70,000 केसेस आ रहे हैं, कैसा अच्छे से कर रहे हैं आप? वो तो देखिए महाराष्ट्र की आबादी ज्यादा है और महाराष्ट्र में आवागमन ज्यादा है, तो उसकी पृष्ठभूमि कुछ इस तरह की है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ आबादी कम है और महाराष्ट्र की 12.5 करोड़ ज्यादा है। आप पैरेलल बोलते रहते हैं, आप ही बोलते रहते हैं। 1 to 1 किया कीजिए, मैं सिर्फ 1 to 1 किया कीजिए, फिर कोई बात 12.5 करोड़ ज्यादा है या 23 करोड़ ज्यादा है, बताइए। नहीं देखिए ऐसा तो आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप कोई मुझे 5 कदम बता दीजिए अपनी सरकार के जो आपने अभी तक कोरोना को लेकर लिए हैं। नहीं शिवम सुनिए, मैं यही तो कह रही हूँ ना, फिर आपने आज वो शुरू कर दिया अपनी सरकार। अरे भाई देश में इस वक्त कोरोना का संकट है, मेरी सरकार तुम्हारी सरकार से बाहर निकलना पड़ेगा। संजय गुप्ता जी, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि हमारे जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए। गवर्नमेंट, हमारे देश की केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आज बहुत अच्छे से कोरोना से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं युद्ध स्तर पर। हमें जरूरत है कि अगर कहीं पर भी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की सरकार में या केंद्र सरकार में या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कोई भी काम ऐसा लगता है कि जिसके विषय में सरकार को सुझाव दिया जाए तो सुझाव दिया जाना चाहिए। अगर कहीं पर भी वैक्सीनेशन की कमी है या जरूरत लगती है कि जहां पर वैक्सीनेशन ज्यादा दी जानी चाहिए उसको समझना चाहिए, और साथ ही साथ केंद्र सरकार को एक ये और देखना की जरूरत है कि किस तरह से प्लान को रोकने के लिए लोगों के खातों में डायरेक्ट पैसा दे सके। सिर्फ मजदूरों के लिए नहीं। ये कहा तो कि सब अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इमरान और विशाल को इस वक्त लेना चाहती हूँ। इमरान देखिए, यही तो जरूरत है ना, एक जो माहौल है जिसमें डर है, खौफ है, उदासीनता है, उसको कम से कम आप किस तरीके से सही कर सकते हैं, किस तरह से लोगों को संयम बना सकते हैं, ये प्राथमिकता होनी चाहिए ना कि आपस में लड़ बैठे। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। जी इमरान आपकी आवाज आ रही है, बोलिए इमरान। इस वक्त ऐसा
ऐसा है कि इस वक्त जो है राजनीति नहीं करनी चाहिए और ये इस वक्त लोगों को मोदी सरकार या अरविंद केजरीवाल सरकार नहीं कहकर बल्कि भारत सरकार कहकर, और भारत सरकार को नैतिकता के आधार पर ये जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि तमाम एयरपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन है। भारत ये पेंडेमिक है, इस पेंडेमिक में महाराष्ट्र सरकार, उद्धव सरकार नहीं कहकर, ये सबके सहयोग से ये पेंडेमिक का सामना करना चाहिए। जिस तरह से बढ़ रहा पेंडेमिक एक नेचुरल बात है कि किसी भी मुल्क में कोई पेंडेमिक आता है। नूपुर शर्मा को लीजिए। नूपुर शर्मा, सवाल तो यही है कि हर शख्स कह रहा है राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति के साथ ही तो शुरुआत होती है। हमें समाधान की तरफ चाहिए ना। नूपुर, चुनाव हो रहा है, मेरी तो रिक्वेस्ट रहेगी, मैं किसी के ऊपर नहीं बोल रही, मेरे ऊपर कोई अपना बौखलाहट और अपनी जबरदस्ती बोलना और चिल्लाना शुरू ना करे। मैं किसी के ऊपर नहीं बोल रही, लेकिन मैं इतना सही जरूर कहूंगी कि यहाँ पे राजनीतिकरण करने के बाद लोग कह रहे हैं राजनीतिकरण मत करो। अरे कमाल कर दिया। अरे आप इनको चुप कीजिए, क्यों बोल रहे हैं मेरे ऊपर, क्या फायदा है फिर? मैं तो नहीं बोली इनके ऊपर। देखिए यही तो बात है। एक यहाँ पे जनाब आके कहते हैं कि एक जनाब यहाँ पे आके कहते हैं कि खातों में पैसा डालो। अरे तुमने खाते नहीं दिए 70 साल तक, खातों में पैसा डालो। महाराष्ट्र में 145 ट्रेन भेज दी गई मजदूरों और उनके परिवारों के लिए। तुमने सिर्फ 65 भरी और 110, तुमने 35 भरी और 110 खाली भेज दी। ट्रेन भरी नहीं गई तुमसे, कभी तुमसे खाते खोले नहीं गए देश के गरीबों के लिए, और आज कह रहे हो खाते में पैसा डालो। आपके गरीबी हटाओ की नाटक के ऊपर अगर आपने थोड़ा सा काम किया होता तो न्याय पे आपकी गाड़ी नहीं अटक गई होती 2019 के अंदर। रही बात टीकाकरण की, यही तो राजनीति है। अगर पैसा, आई एम सॉरी, अगर दिल्ली की सरकार जैसी सरकार पैसा विज्ञापनों पे ना खर्च करते हुए ऑक्सीजन में लगाती, सही मायने में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाती, 6 महीने पहले जो केंद्र सरकार के द्वारा आईटीबीपी, डीआरडीओ और रेलवे की तमाम फैसिलिटी खड़ी करी गई थी, उनको बंद करने में उनको बंद ना करके उनको चालू रखने में लगाती, तो आज ऐसी त्राही नहीं होती। और तीसरा बहुत अहम सवाल है कि एक दिन तो आप कहते हैं टीका नहीं है, टीका नहीं भेज रहे, अगले दिन अपनी छाती पीट के सोशल मीडिया पे और न्यूज़पेपर और न्यूज के ऊपर कहते हैं पहला एकमात्र राज्य जिसने 1 करोड़ टीके लगा दिए। अरे टीके नहीं थे तो 1 करोड़ टीके कहाँ से लगाए? खुद पैदा कर लिए थे क्या महाराष्ट्र में? और फिर कहते हो कि राजनीति मत करो। आपने पूरा 1 साल, चाहे वो महाराष्ट्र के लिए ये सवाल है, पूरा 1 साल, चाहे वो पत्रकार हो उनको अरेस्ट करने में, चाहे वो साधुओं की लिंचिंग हो उसकी पूरी जांच पड़ताल को डाइल्यूट करने में, चाहे वो एक्टर एक्ट्रेसेस हो उनके घरों को तोड़ने में, चाहे वो कहीं आत्महत्या का किस्सा हो उसके ऊपर राजनीति करने में, चाहे वो मनसुख हिरेन या फिर वो आतंकवाद का हिस्सा अंटिला के सामने हो, इसमें तो पूरा साल निकाल दिया। आखिर आपने लोकली हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है, किया क्या? क्योंकि सबसे ज्यादा त्राही आज की तारीख में महाराष्ट्र में और दिल्ली में मची हुई है इसका, और यहाँ पे ना तो कोई कुंभ है ना कोई चुनाव है। जब वक्त था तब क्या किया गया? क्या कोरोना की ये दूसरी लहर इस तरह से ये रूप ले ले भयंकर, इसका इंतजार किया जा रहा था? जब वक्त था तो क्यों नहीं कदम उठाया गया? तब पहले अरेंजमेंट्स क्यों नहीं किए गए? ये बहुत गंभीर सवाल है और इसीलिए हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या इस तरह की स्थितियों के लिए हम वेट कर रहे थे और क्यों कर रहे थे। मेरे साथ मेरे सहयोगी भी अखिलेश भी जुड़े और अनुज भी जुड़े हुए हैं। अनुज, ये मुझे बताइए, हर कोई यही पूछ रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर का क्या इंतजार किया जा रहा था? पहले से कदम क्यों नहीं उठाए गए? जी बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या कोरोना की दूसरी लहर का इंतजार करा जा रहा था, पहले से कदम क्यों नहीं उठाए गए? कुछ भी कहिए, देखिए भले ही अरविंद केजरीवाल ने हाथ जोड़ के ये गुजारिश करी थी सभी दिल्ली वासियों से कि पलायन ना हो, आप लोग दिल्ली में रहिए और मत छोड़ के जाइएगा, लेकिन तब भी तस्वीरें, वो दिल दहलाने वाली तस्वीरें बिल्कुल सामने आई। वो आनंद विहार से भी सामने आई, वो ISBT टर्मिनल से भी सामने आई, कश्मीरी गेट से, और वो कौशाम्बी से भी सामने आई। तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आखिर अगर हम तैयार थे तो ऐसी स्थिति क्यों हुई? आखिर अब लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन लगते नजर आ रहे हैं तो इन स्थितियों पे क्यों पहुंचे? देखिए लोगों के अंदर एक डर है जिसको दरकिनार नहीं करा जा सकता, जिस बात को नहीं नकारा जा सकता, और इसी डर को लेके लोग पलायन कर रहे हैं, लोग भीड़ उमड़ के आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत, कहीं अगर फिर से कंप्लीट लॉकडाउन हुआ तो हम क्या करेंगे? हमारा ख्याल कौन रखेगा? और ये अविश्वास की खाई क्यों है? सवाल तो यही है अखिलेश, ये अविश्वास की खाई क्यों बन गई? लोगों के अंदर ये विश्वास क्यों नहीं आ पाया कि अगर लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन भी लगता है तो भी उनका साथ और उनको सहयोग किया जाएगा?
देखिए करीब 100 लोगों से मैंने कल से ये सवाल पूछा कि आखिर आप 6 दिनों के लिए दिल्ली में स्टे क्यों नहीं कर सकते, जबकि आप दिल्ली में कमाने आए हैं, आपको सरकार वहाँ भरोसा दिला रही है कि खाना मिलेगा। उनका कहना था कि हमको पिछला सबक याद है जिसमें कि कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया गया था और कई महीनों तक चला था। हम बेरोजगार हो गए, कंपनियां बंद हो गई, हम बहुत तंगी में रहे, लेकिन अब जब फिर आए हैं हमारे पास इस समय कुछ नहीं है। हमें रुकने के लिए 10 दिन तक हम नहीं रुक सकते, हम 2 दिन नहीं रुक सकते, हमारे पास पैसे नहीं है। अब जब हमने कमाना शुरू किया तब से फिर लॉकडाउन लग गया। ऐसे में हम किस पर भरोसा करें? सरकारें कहती हैं कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन लगेगा, लेकिन वो लॉकडाउन बढ़ता जाता है। उन्होंने पिछले साल का उदाहरण दे दिया। ऐसे में हम उनसे सवाल ये नहीं कर सकते कि सरकार से क्या हम गारंटी दिला सकते हैं। इसलिए सरकार पे जो इस्तकबाल है वो लोगों का कम है, वो उन मजदूरों का कम है। उनको लगता है कि भले ही हमारे पास पैसा ना हो, हम अपने गांव में रहें, हमारा तौर पे लोग ये कह रहे हैं कि हमने जब अपनी रोजी रोटी के लिए फिर से हम पटरी पर लाए, तो अब हम फिर से कैसे ये लॉकडाउन के, अगर जैसे दिल्ली में जो लॉकडाउन हुआ है इसके बाद हम किस तरीके से अपने आप को फिर से पटरी पर लाएंगे। और यही एक अविश्वास है जिसकी वजह से कल यहाँ पर इस फुट ओवर ब्रिज पर एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को हमने देखा था। और आज भी अभी देख रहे हैं आप कि जो लोगों की भीड़ है वो दरअसल कुछ लोग बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं और यहीं पर कौशाम्बी का उत्तर प्रदेश जितनी बसेस जाती हैं वो कौशाम्बी डिपो जाती है, वहां पर भी लोग इस फुट ओवर ब्रिज के जरिए जा रहे हैं। लेकिन अब लोगों को रोकने की लगातार कोशिशें भी जारी हैं। महाभारत में मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। महाभारत में मेरे साथ फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन हम आपसे यही कहेंगे सतर्क रहिए, सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए।